कक्षा 10वीं के वास्तविक संख्या अध्याय के प्रथम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को करेंगे। इस प्रश्नावली में टोटल 7 सवाल हैं। सभी सवाल को इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला नोट्स लगा रखा है, जिसमें क्लास 10th के मैथ बुक के सभी चैप्टर वाइज फॉर्मूला उस नोट्स में लिखे गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्या को अविभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो भी संख्या दिए गए हैं उन्हें हमें अविभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए सीखते हैं कैसे अविभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 140, इनका करना है अविभाज्य गुणनफल। तो यहाँ पे हम इसमें भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रथम यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे। 140 है तो 2 से भाग जाएगा। 2 के टेबल में 7 बार में 14 आता है तो 7 से खिलाएंगे, 7 बार में खिलाएंगे। फिर यहाँ पे 0 बार में 0 खिलाएंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा 70, तो यहाँ पे फिर 2 से भाग देंगे तो इसका हो जाएगा 35। फिर 35 आता है 5 के पहाड़ा में 7 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। और यहाँ पे 7 के टेबल में 7 एक बार में आता है। तो हमारे पास आ गया 140 का अविभाज्य गुणनफल, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की घात 2, चूंकि यहाँ 2 2 बार है तो लिखेंगे 2 की घात 2। फिर 5 एक बार है तो 5 की घात 1 लिखेंगे, और 7 भी एक बार है तो इसको भी लिखेंगे 7 की घात 1। तो एक का दूसरा सवाल है हमारे पास 156। सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे इसको भी। 156 को 2 से भाग देंगे। 2 के टेबल में 15 तो आता है नहीं, लेकिन 14 आता है। तो 14 लगाएंगे, 14 घटाएंगे तो बाकी रह जाएगा एक, यहाँ पे हो जाएगा 16। तो 8 बार में 16 खिलाएंगे, हो जाएगा 78। फिर 2 से भाग देंगे। फिर 3 बार में 6 खिलाएंगे तो बाकी एक रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 तो 9 बार में खिलाएंगे 18 को। फिर यहाँ पे 3 से खिलाएंगे। 3 के टेबल में एक बार में 9 3 आता है, फिर 3 बार में 9 आता है। फिर 13 एकम 13। तो हमारे पास आ जाएगा 156 का अविभाज्य गुणनफल हो जाएगा हमारे पास। तो 156 का अविभाज्य गुणनफल लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको घात में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे 2 की घात 2 गुने 3 की घात 1 गुने 13 की घात 1। थर्ड सवाल हमारे पास है 3825। तो इसका करेंगे अविभाज्य गुणनफल। तो पहले इसको देंगे 3 से भाग। 3 से भाग देंगे, एक बार में 3 खाएगा। फिर यहाँ पे है 8, तो 3 के टेबल में 2 बार में 6 खिलाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 22। तो 22, 7 बार में 21 खिलाएंगे, बाकी रह जाएगा एक। यहाँ पे लास्ट में 5 है तो एक और 5 को मिलाएंगे तो हो जाएगा 15। 15 को फिर 3 बचे 15 बार में खिलाएंगे। फिर यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12। फिर यहाँ पे है 7, 2 बार में 6 खिलाएंगे, बाकी एक रह जाएगा तो पीछे 5 है तो हो जाएगा 15। तो इसको 5 बार में फिर 15 खिलाएंगे। यहाँ पे फिर 425 हो गया, तो अब 3 से भाग जाएगा नहीं चूंकि, तो अब इसको 5 से खिलाएंगे। 5 के पहाड़े में 8 बार में 40 आता है, तो 42 में 40 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, और लास्ट में है 5 तो हो जाएगा 25। तो 5 के टेबल में 5 बार में आता है 25, तो 5 बार में खिलाएंगे। फिर ये 85, फिर इसको 5 से भाग देंगे, एक बार में 5, 3 रह जाएगा। फिर 7 बार में 35। फिर 17, एक बार में 17 खिलाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3825 का अविभाज्य गुणनफल आ जाएगा हमारे पास 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो इसको घात में भी लिख देते हैं। घात में लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिखेंगे, 5 भी 2 बार है तो 5 की घात भी 2 लिखेंगे, और 17 एक बार है तो 17 की घात 1 लिखेंगे। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है 5005। तो इसको करते हैं 5005।
चूंकि इसमें 3 से भाग जाएगा नहीं तो हम देंगे 5 से भाग। एक बार में 5, फिर 5 की टेबल में 0 बार में 0 आता है, फिर एक बार में 5। यहाँ पे अब देंगे 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 रह जाएगा, एक बार में 7 खिलाए। यहाँ पे बच गया 3। यहाँ पे 0 है तो हो गया 30। 7 चौका 28 खिलाएंगे तो बच जाएगा 2। हो जाएगा यहाँ पे 21, तो 7 7 या 21 खिलाएंगे। यहाँ पे हो गए 143। अब इसमें 11 से भाग देंगे। 11 से भाग देंगे, चूंकि यहाँ पे 14 है तो 14 में से 11 घटेगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे पहले एक बार में 11 खिलाए, उसके बाद 3 बच गया, फिर 3 बार में 33 खिला देंगे, फिर 13 एकम 13। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5005 का अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक का 5वां क्वेश्चन हमारे पास 7429। 7429 इसमें भाग दे के चेक करेंगे। तो इसमें भाग देंगे, क्योंकि इसमें 3 से भी भाग नहीं लगता है, 5 से भी भाग नहीं लगेगा, और यहाँ पे 5 से भी तो कभी लग ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट नंबर है 9। और इसमें 7 से भी भाग देके ट्राई किए, नहीं लगा। इसको देंगे 17 से। 17 से करेंगे इसको भाग। 17 या 51, 17 चौका 68, 4 बार में 68 खिलाएंगे। चूंकि 74 है तो 74 में से 68 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6। हो जाएगा यहाँ पे 62। 3 बार में खिलाएंगे 51, क्योंकि 4 बार में 17 चौका 68 हो जाता है, तो 51 यहाँ 62 में तो 68 घटा नहीं सकते, तो 3 बार में खिलाएंगे 51। जब हम 62 में से 51 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 11। यहाँ चूंकि यहाँ पे लास्ट में 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 119। तो 119 17 के टेबल में 7 बार में आता है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 437। यहाँ पे अब हम खिलाएंगे इसको 19 से भाग देंगे। 2 बार में 38, 43 में से 38 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, चूंकि यहाँ पे लास्ट में 7 है तो हो जाएगा 57। 19 के टेबल में 3 बार में आता है 57, 19 या 57। फिर 23 है। 23 एक अभाज्य संख्या है जो कि खुद से ही भाग जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7429 का अभाज्य गुणनफल 17 × 19 × 23। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है के बराबर होता है। तो उससे पहले हम सीखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, तो पहले हम समझेंगे कि अगर हमें हमारे पास दो संख्याओं के अभाज्य गुणनफल है तो उसमें हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं और किस तरह एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ इसको लिखेंगे, इसके इक्वल में पहले समझेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। यदि हमें दो अभाज्य संख्या देगा, जैसे 12 और 18 दिएगा, इनके अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनफल आएगा 2 × 2 × 3। वहीं पे हमारे पास 18 का अभाज्य गुणनफल आएगा 2 × 3 × 3। इसको अगर हमें घात में लिखना तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 1। वहीं अगर हमें इसे भी लिखना है तो इसको लिखेंगे 2 की घात 1 और 3 की घात 2। इस तरह लिख सकते हैं। यदि हमें इनमें बोले एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ चुनना हो, तो हम इसमें देखेंगे कि पहले कौन कौन से नंबर कॉमन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, दोनों नंबर कॉमन है। तो कॉमन वाले में से जो न्यूनतम घात होता है उसको चुनते हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम घात कौन सा है, एक है 2 की घात 2 और एक है 2 की घात 1। तो हम चुनेंगे कम से कम घात वाले को, यहाँ पे 2 की घात 1 को चुनेंगे। फिर यहाँ पे इनको इनमें से 3 की घात 2 और 3 की घात 1 में से 3 की घात 1 को चुनेंगे और इनको गुना करेंगे, 6 हो जाएगा एचसीएफ। यहीं अगर हमें एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता तो हम मैक्सिमम घात को चुनते। इनमें से हम 2 की घात 2 को चुनते और यहाँ पे 3 वाले में से 3 की घात 2 को चुनते, फिर इनको गुना करते तो ये आ जाता हमारे पास 36।
तो ये वही होता है कि अगर हमें एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो हम मैक्सिमम घात को चुनेंगे, और अगर एचसीएफ निकालने को कहा जाए तो हम न्यूनतम घात को चुनेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ इक्वल्स टू न्यूनतम घात। और अगर हमें एलसीएम में अभाज्य गुणनफल में एलसीएम चुनना है तो हम निकालेंगे अधिकतम घात वाले में से चुनेंगे। बस आपको यही चीजें याद रखना है, बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। तो यहाँ पे हमारे पास पहला संख्या है 26 और दूसरा संख्या है 91। जब हम 26 का अभाज्य गुणनफल निकालते हैं तो हमारे पास आता है 2 × 13। वहीं जब हम 91 का अभाज्य गुणनफल निकालते हैं, यहाँ पे आ जाता है 7 × 13। चूंकि यहाँ दोनों पे घात 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास कॉमन नंबर है 13, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 13। और हमारे पास एलसीएम एलसीएम हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉमन वाले में से एक 13 को निकालेंगे और यहाँ पे 2 है, 2 को लेंगे, 7 है, 7 को लेंगे। फिर इसको हम गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 26 गुने 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 182। क्योंकि हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है, तो हम चलिए चेक करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ पे पहला संख्या दिया गया है 26 और दूसरा संख्या दिया गया है 91। वही हमारे पास एचसीएफ दिया गया है 13 और एलसीएम हमारे पास 182 आया है। जब हम इनको गुना करेंगे 23, 26 और 91 को, तब हमारे पास आ जाएगा 23 66। और वहीं हम जब 13 और 182 को भी गुना करेंगे तो भी ये हमारे पास 2366 ही आएगा। तो लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम के। फल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इसी तरह अगला क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा नंबर के क्वेश्चन को करेंगे हम। पहला है 510 और दूसरा है 92। इन दोनों का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, तो 510 का निकालते हैं पहले। इसमें देंगे 2 से भाग, 2 बार में 4, फिर एक बच जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 11। 5 बार में खिलाएंगे 10, बाकी फिर एक रह जाएगा, फिर 5 बार में 10। फिर यहाँ से यहाँ पे देंगे अब हम 5 से भाग, बचे 25, फिर एक बार में 5, फिर 17 से भाग देंगे। 17 के टेबल में 3 बार में 51 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 510 का 2 × 5 × 17 × 3। ये हो जाएगा 510 का अभाज्य गुणनफल। हमें अब 92 का निकालना है, तो यहाँ पे 92 में 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 4 बार में 8 खिलाएंगे, एक बाकी रह जाएगा तो हो जाएगा 12। तो 6 बार में खिलाएंगे 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 बार में 4, 3 बार में 6, फिर हम 23 से खिलाएंगे, 23 से कम 23। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 92 का अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 2 × 2 × 23। यहाँ पे इसको हम घात में पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 2 × 23, और इसको लिखेंगे 2 × 5 × 17 × 3। बाकी इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इसमें हम चुनना है, हमें यहाँ पे हमें न्यूनतम घात को लिखना है। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, न्यूनतम घात को चुनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक है 2 की घात 1 और यहाँ पे है 2 की घात 2।
तो यहाँ पे हम चुनेंगे 2 की घात 1। अब इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं, तो एचसीएफ यही रह जाएगा। और हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हम कॉमन वाले में अधिकतम नंबर को लेते हैं, अधिकतम घात वाले को। यहाँ पे अधिकतम घात 2 की घात 2 है। और फिर अब हम एक लाइन से सबको चुनेंगे। 5 17 3, 5 गुने 17 गुने 3, फिर 23 गुने का 23। तो अब हम इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 23460। अब हम इसको निकालते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल उसी तरह करते हैं जैसे पहले क्वेश्चन को किए हैं। यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुने एलसीएम। क्योंकि हमें यहाँ पे पहला संख्या है 510 और दूसरा संख्या है 92। यहाँ पे लिखेंगे 510 गुने 92। और इधर लिखिए हमारे पास एच सी एफ आया है 2 और एलसीएम आया 23460। जब हम जब हम 510 और 42 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4692 और वहीं 2 गुने इसको गुणा करेंगे 2 से तो ये भी हो जाएगा 46,920। सेम टू सेम बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3। तो यहाँ पे है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर करते हैं। 300 सबसे पहले तो 336 का अविभाज्य गुणनफल निकालेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे 336, इधर करते हैं 54, इधर निकालते हैं इसका अविभाज्य गुणनफल। यहाँ लिखते हैं 336 और इनका देते हैं 2 से भाग। एक बार में 2 खिलाएंगे, फिर एक बच जाएगा, फिर हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा तो 12 6 बार में खिलाएंगे, फिर एक रह जाएगा और ये हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा तो 8 बार में 2 के टेबल से 16 आता तो 8 बार में खिलाएंगे। वहीं फिर यह हो जाएगा 168। तो यहाँ पे है 16 तो 8 बार में आता है 16, फिर 4 बार में आता है 8, फिर यहाँ 2 से 4 बार में आता है 8, फिर 2 बार में आता है 4, फिर 2 से लगाएंगे। 2 बार में 4 आता है और 1 बार में 2 आता है, 21 आ गया। तो अब लगाएंगे 3 से। 3 के पहाड़ा में 7 बार में 21 आता है तो 7 बार में खाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 4 बार है तो लिखेंगे 336 के अविभाज्य गुणनफल में 2 की घात 4 और यहाँ 3 1 बार है तो 3 की घात 1 गुने 7 की घात 1। इसी तरह अब 92 का निकालेंगे। तो 92 का निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे 54 है। इसी तरह अब 54 का अविभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो निकालते हैं। तो यहाँ पे देंगे 2 से भाग, तो 2 बार में लगेगा 5 तो बचेगा 1, 7 बार में फिर खिलाएंगे 54। 3 के पहाड़ा में 9 बार में आता है 27। तो यहाँ से फिर 3 से भाग देंगे, 3 के टेबल में 3 बार में 3 आता है। तो चूंकि यहाँ 3 3 बार आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात 3 गुने 2 की घात 1। चूंकि इसको सीधा करके लिख देते हैं 2 की घात 1 गुने 3 की घात 3। अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमने सीखा है कि जो भी नंबर कॉमन होते हैं उसमें मिनिमम जो घात होते हैं उसको चुनते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पे लेंगे 2 की घात 1 और 3 वाले में 3 कॉमन है तो यहाँ पे लेंगे 3 की घात 1। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। वहीं पर एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में अधिकतम घात चुनते हैं तो यहाँ पे चुनेंगे 2 की घात 4 और 3 की घात 3 और 7 की घात 1 है, 7 की घात 1 निकालेंगे। जब हम इनको गुना करेंगे आपस में ये हो जाएगा 3024। ऐसा हो जाएगा। इसको कर देते हैं हम इरेज। क्योंकि अब हमें निकालना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो यहाँ पे करेंगे दो संख्या का गुणनफल
बराबर HCF गुना LCM। यहाँ पे पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या, सॉरी, यहाँ पे पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54। तो यहाँ पे लिखेंगे 336 गुने 54। यहाँ पर फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर देंगे। HCF हमारे पास 6 आया है और LCM हमारे पास 3024 आया है। जब हम इनको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18,144, 18,144। सेम टू सेम जब इसको भी गुना करेंगे तो ये भी होगा 18,144। लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर है LCF गुना LCM के। तो अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनफल क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इस तरह लिखेंगे। 15 का अभाज्य गुणनफल किस तरह लिख सकते हैं, 15 का लिख सकते हैं 3 गुने 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 5। और वही 21 का कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 7। तो यहाँ पे हमारे पास HCF निकालना है। अब तो HCF आप देखेंगे कॉमन क्या है, इन तीनों में देखिए कॉमन 3 है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो HCF हमारे पास 3 आ जाएगा। वही LCM निकालेंगे तो LCM में भी एक कॉमन वाले में से लेंगे, बाकी यहाँ पे 2 बार 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2। और यहाँ पे 5 है, 5 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे। टोटल को गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, 35 दूना 70, 70 दूनी 140, 140 तिया 420। तो इस तरह आएगा हमारे पास HCF और LCM का मान। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे इसी तरह। अब हमें 17 का अभाज्य गुणनफल निकलेंगे तो 17 को कैसे लिख सकते हैं, 17 गुनी 1। और 23 को लिख सकते हैं 23 गुने 1। इसी तरह 29 को लिखेंगे 29 गुने का 1। अब इसमें कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 1। और LCM निकालेंगे तो LCM में इन दोनों को गुणा करेंगे, 17 गुनी 23 गुने 29। और जब हम इनको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11,339। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। सेम यहाँ पे 9 का अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 3 गुने 3। और यहाँ पे 25 का अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 5 गुने 5। इस तरह आएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। HCF का मान आ जाएगा 1 और LCM का मान आ जाएगा, सब में से लेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो यहाँ पे है 2 की घात 3 गुने 3 की घात 2 गुने 5 की घात 2। और जब हम इनको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1800। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है, ठीक है। अब हमें पूछा जा रहा है कि LCM इसी संख्या का ज्ञात कीजिए। तो अभी तुरंत हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है HCF गुने LCM के। चूंकि हमें यहाँ पे दो संख्या दिया गया है, तो यहाँ पे 306 है पहला संख्या, दूसरा संख्या है 657, यहाँ पे देंगे 657। अब हमें HCF का मान 9 दिया गया है, तो 9 लेंगे, और LCM का मान चूंकि निकालना है तो 10 का 10 लिख देंगे। अब इधर 9 गुने का है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग का, तो भाग को होगा तो इधर बटे में आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 एकम 3 और 0, फिर 3 दूनी 6। ठीक इसी तरह फिर यहाँ पे 3 हो गया, तो इस 3 को अब इससे काट देते हैं, 3 दूनी 6, फिर एक बार में 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच गया, यहाँ पे हो गया 27, तो 9 बार में 27, यहाँ पे वो है LCM। तो अब हो गया हमारे पास LCM, बराबर लिखेंगे 102 गुने 219। और जब हम इनको 102 और 219 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22,338। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी पूर्णांक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें दिया गया है 6 पर पावर n, यहाँ पे n एक प्राकृत संख्या है, तो हमें पूछा जा रहा है कि अगर हम n का कोई ऐसा मान ले जब 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हम चेक करेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद इसको शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पे है 6 पर पावर n, और n है नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे 6 की घात 1 लेंगे, तो 6 की घात 1 कितने पर समाप्त होता है, 6 होता है। 6 की घात 2, 6 ये 6 पर फिर भी समाप्त होता है। फिर 6 की घात 3 लेते हैं, ये हो जाता है 216। इसी तरह 6 की घात 4 लेते हैं, ये भी 6 पर समाप्त होता है। हमेशा ये 6 पर ही समाप्त होगा, कुछ भी लेते हैं, 6 पे पावर 5, 6 पे पावर 6, कुछ भी लो, 6 पे पावर 10, कभी भी ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ चूंकि 0 पर समाप्त कब होता है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 20 या फिर 10, इन सारे के लास्ट नंबर 0 पर समाप्त हो रहा है। ये 30, ये 40, इन सभी नंबर के लास्ट अंक 0 है। तो यहाँ पे अगर हम 10 का अभाज्य गुणनफल करेंगे तो ये आएगा 2 गुने 5। 20 का करेंगे तो ये भी आएगा 2 गुने 5। वहीं 30 का करें तो 30 का आएगा 2 गुने 3 गुने 5। वही 40 का करें तो ये आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो इन सब में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे जो भी संख्या है उनमें 2 और 5 अनिवार्य रूप से है। इनमें भी देखते हैं 30 में 2 है 5 है, वहीं देखते हैं 40 में, इसमें भी 2 है 5 है। तो जो भी संख्या है दुनिया में 0 पर जो समाप्त हो रही है उनमें हमेशा अनिवार्य रूप से 2 और 5 होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं एक भाज्य संख्या है, इनको जब इनका अभाज्य गुणनफल करते हैं तो 2 2 तिया 6, इनका 6 तो आता है, 2 गुने 3, इस तरह से इनमें तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता किसी भी प्राकृत संख्या को मानने पर। जैसे घात में 10 भी ले लो, अगर है किसी को कि सर 6 की घात 10 लेंगे तो ये 0 पर समाप्त होगा, ये तब भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनफल में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर किसी संख्या को 0 पर समाप्त होना होगा तो वो हमेशा अपने गुणनफल में, अभाज्य गुणनफल में 2 और 5 लेके ही आएगा। तो इसको लिखते हैं अब शब्दों में। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्योंकि संख्या
6 के अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनफल में 2 है परंतु 5 नहीं है। अब इसको इस तरह लिखेंगे, 6 की घात n बराबर इनके अभाज्य गुणनफल लिखेंगे जो कि होता है 2 और 3। इनके पावर में n है तो n लिखेंगे। फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 की घात n और 3 की घात n लिखेंगे। अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है क्यों। यहाँ पे हमको बताना है कि ये एक भाज्य संख्या क्यों है। तो उससे पहले हम समझेंगे कि भाज्य संख्या होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी नंबर से भाग लगे तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, वो होती है 2। अभाज्य बोल रहा हूँ। अभाज्य क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होती 2। 3, 3 में किसी संख्या से भाग नहीं लगता है तो इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। 4, 4 को देखते हैं, 4 में 2 से भाग लगता है तो ये हो जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य होगी 4। वहीं देखेगा 5, 5 में सिर्फ 5 से ही भाग लगता है, उसके बाद 1 से भाग लगता है, ये क्या होगा, अभाज्य हो जाएगा। वहीं 6 को देखेंगे, 6 कौन सा होगा, भाज्य हो जाएगा। इसी तरह नंबर जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से भाग लगते हैं तो उसको भाज्य बोलते हैं, जिनमें नहीं लगता है तो उसको अभाज्य बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाज्य और अभाज्य में क्लियर होंगे। इसको इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 7 × 11 × 13 प्लस का 13। यहाँ पे लिखते हैं 7 × 11 × 13 प्लस का 13। यहाँ पे हम इधर गुने में भी 13 है और जोड़ में भी 13 है तो इसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं। 13 को इधर 13 को कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा 7 × 11 प्लस 1। यहाँ पे फिर हम इनको हम अब सॉल्व करते हैं। 11 और 7 को गुना करते हैं तो 11 7 77 प्लस में 1 है तो जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 × 78। चूंकि ये अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा गया है तो इसको बोलेंगे कि ये एक भाज्य संख्या है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 9, इनको हम लिख सकते हैं 3 × 3। 8, इनको लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2। इसी तरह कोई भी अभाज्य संख्या होगा, कोई भी संख्या होगा, अगर उसे अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तो वह संख्या हमेशा एक भाज्य संख्या होगा। जैसे इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो ऐसी संख्या आएगी जो कि 78 से भी भाग जाएगा और 13 से भी भाग जाएगा। तो भाग तो जा रहा है, तो भाग जा रहा है तो क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा। तो उसी तरह इसको भी लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पे है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 5 दिया गया है। क्योंकि इधर गुने में भी 5 है और जोड़ में भी 5 है तो इसको 5 को भी कॉमन ले लेते हैं इधर।
तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7 गुने 6 गुने 5, तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच जाएगा अब 4। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और इधर प्लस का भी 1 बच जाएगा। तो अब जब हम इनको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1008, और इधर प्लस का 1 है तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1009। ये भी अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा गया है, तो इसको भी बोलेंगे, क्योंकि अब इसको शब्द में लिखेंगे, क्योंकि संख्या, क्योंकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 5 को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसको ऐसे लिखते हैं, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः ये एक भाज्य संख्या है। अतः 7 गुने 11 गुने और और 7 गुने 6 गुने +5 एक भाज्य संख्या है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे हम। तो लास्ट सवाल है हमारे पास, तो अगले क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का एक मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक मैदान है जिसके चारों तरफ रवि और सोनिया नाम का बच्चा है, जो कि चक्कर लगाए जा रहा है। ठीक, वे एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। रवि नाम का एक लड़का है, वो काफी हट्टा कट्टा है। वही सोनिया है। सोनिया, चूंकि सोनिया एक लड़की है तो वो थोड़ा स्लो दौड़ रही है उससे। तो रवि जो है वो 12 मिनट में ही एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। वहीं सोनिया उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेके 18 मिनट में कंप्लीट करती है, बट वो भी कंप्लीट कर रही है। चलो, तो इसको एक ही टाइम पर सोनिया और रवि इस बिंदु से चक्कर लगाना प्रारंभ करता है। तो मान लो यहाँ पे रवि का जब एक चक्कर यहाँ पे पूरा होता है, तो सोनिया चूंकि उससे 6 मिनट पीछे दौड़ रही है, तो वह यहीं पर है। ठीक, जब फिर रवि अगले चक्कर मारता है, यहाँ पे आता है, तो फिर सोनिया 6 मिनट पीछे यहाँ पे आ गई है। अब फिर रवि एक चक्कर मारता है तो फिर 6 मिनट पीछे यहाँ पे आ गई। फिर रवि एक चक्कर मारता है, 6 मिनट पीछे यहाँ पे आ गई। तो ऐसा कोई ना कोई टाइम होगा जिसपे वो दोनों एक ही बिंदु पर आ जाएगा। तो समय दोनों के लिए बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे रवि चक्करों की संख्या अलग अलग हो सकती है, बट यहाँ पे समय हमेशा बराबर होगा। इसी तरह क्योंकि यहाँ पे समय हमेशा दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे हम लेंगे इनका एलसीएम। तो यहाँ पे 18 कैल्शियम लेंगे और 12 कैल्शियम लेंगे। तो जब 18 का अभाज्य गुणनफल करेंगे तो ये होगा 2 गुने 3 गुने 3। और वहीं जब हम 12 का अभाज्य गुणनफल करेंगे तो 2 गुने 2 और 3। इसको घात में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, 2 गुने 3 के घात 2, और इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुने 3 के घात 1। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो भी चीजें कॉमन होते हैं उनमें मैक्सिमम घात को चुनते हैं। यहाँ पे 2 की घात 1 और 2 की घात, यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पे लेंगे मैक्सिमम घात वाले नंबर, 2 की घात 2 को लेंगे, और यहाँ पे लेंगे 3 की घात 2 को। जब हम इनको गुना करेंगे तो ये आएगा 36 मिनट।
फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे या प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 7 को समझे होंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और नोट्स कैसा लगा बताना, और पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा कमेंट करना।